मैं दहेज में एक पलंग लेकर आई थी, लेकिन इस रात मेरी सास ने पलंग को कमरे से बाहर निकालकर बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और कहा कि यहाँ कोई पलंग पर नहीं सोता, बल्कि सब फर्श पर सोते हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि अगर माँ कुछ भी कहें तो उफ भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर मेरी सास ने मुझे एक चादर और तकिया दिया और कहा कि आज से इस पर सोना। मैंने हामी भर दी, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो डर लगा, क्योंकि चादर में मेरा नाम रजनी था। मैं पूरे घर की लाडली थी, अपनी माँ की लाडली थी, अपने पिता के दिल का टुकड़ा थी, भाभी की सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे बड़े प्यार से पाला गया था। घर में क्या खाना बनेगा ये मैं ही तय करती थी, और मेरी कोई भी फरमाइश अनसुनी कर दी जाती थी। ऐसा नहीं होता था। एक दिन भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, आप मत जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। भाभी का जाना भी जरूरी था, इसलिए भैया ने कहा, रजनी, भाभी को जाने दो, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं तुरंत तैयार हो गया और भाभी के आगे कार में बैठ गया। मैं बहुत खुश था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाऊं, पर फिर सबके लाड़ प्यार ने मुझे इतना ढीठ बना दिया था कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया, बस जो दिल में आया वो किया। मैं भी भाभी के साथ उनके घर चला गया, पीछे पीछे मेरी बेटी और आंटी अंकल को भूल गया। घूमते घूमते मुझे पता चला कि भाभी के भाई भी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। वो दूसरे शहर में रहते थे। अब मुझे समझ में आया कि भाभी को क्या जरूरी काम था। दरअसल वो अपने भाई के पास रहने आई थी। मैंने भाभी के भाई को सिर्फ उनकी शादी में ही देखा था, उसके बाद वो कभी हमारे घर नहीं आए। भाभी के भाई का नाम राघव था। वो बहुत अच्छा लड़का था। उसने भाभी वंदना से कहा, मैं तुम्हें ऐसा टूर करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। वो खुश हो गई और बोली, मैं भी मुंबई घूमना चाहती हूँ। वह मुस्कुराई और बोली, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और राघव हर रोज बहुत घूमते थे। हम शहर को एक्सप्लोर करते थे। मैं राघव को पसंद करने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। दोनों को साथ में ही होना चाहिए था। एक दिन भाभी ने कहा, रजनी, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हम राघव की मंगेतर से मिलने चलेंगे। मैंने भाभी की तरफ देखा और भाभी से पूछा, राघव की मंगेतर? मंगेतर कहाँ से आए? बीच बीच में राघव की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने कहा, कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी पसंद की सगाई कर ली थी। लड़की को प्रपोज कर दिया था, उसके हाथ में अंगूठी पहना दी थी। अब मैं अपने घरवालों को रुचि के माता पिता के पास भेजकर रिश्ता तय करवा रहा हूँ। मैंने तुरंत कहा, नहीं राघव, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अगर तुम शादी करोगे तो सिर्फ मुझसे ही। राघव का माथा तन गया और वो गुस्से से बोला, मुझे ये बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम बच्चे हो, आज से बच्चे की तरह ही रहना। मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरे बगल वाले घर में चले जाओगे। मैं समझ गया कि राघव ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की है। बिना कुछ कहे मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में चली गई और कमरा बंद कर लिया और अंदर से रो रही थी। इस तरह बंद करने से वो लोग परेशान हो गए। भाभी के मम्मी पापा मुझे समझाने लगे। भाभी बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, रजनी प्लीज दरवाजा खोलो। तभी वहां राघव भी आ गया और राघव मुझसे बोला, रजनी प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें समुंदर किनारे ले चलूंगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से दरवाजा खोला। भाभी ने भी मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, रजनी, तुमने तो आज तो मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। आंटी अंकल भी मुझे समझाते रहे कि रजनी ऐसी बातों पर गुस्सा होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करती। मैं भाभी का दामाद था, इसलिए मेरा हाथ भारी था। शाम को राघव मुझे अपने साथ ले गया था। समुद्र किनारे बैठे राघव ने कहा, रजनी, जिंदगी फूलों जैसी नहीं है, इसमें कांटे भी हैं और उन्हें सहना पड़ता है।
आज तक तुमने अपनी जिंदगी में बहुत शांति देखी है, जबकि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मुझे रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ही खुशी है, और वो है रुचि। तुम उसे मुझसे मत छीनना, मेरी तरह, लेकिन मुझे रुचि पसंद है। तुम्हें खुश कर दो, आज के बाद तुम कभी भी मेरे लिए जिद नहीं करोगे। तुम कल ही अपने माता पिता और भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर चले जाना। मैंने ना में सिर हिलाया और कहा, राघव, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। राघव गुस्से में बोला, तुम्हें समझाना बेकार है। चलो उठो और घर वापस चलो राघव। वो मुझे जबरदस्ती घर ले गए। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया। मैंने अपने भाई को फोन करके कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ नहीं ले जा सकती। भाई बहुत परेशान हो गया और मुझसे पूछता रहा कि रचनी बताओ क्या हुआ। मैंने कहा, तुम बस सुबह मुझे लेने आ जाना, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। भाई ने हाँ कहा, तो मैं सोने चली गई। अगले दिन भी मैंने खुद को कमरे में बंद रखा। मेरा भाई 3 बजे आया, तब कहीं जाकर मैं दरवाज़ा खोली। मैं अपने भाई से लिपट गई और रोने लगी। भाई ने कहा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने कहा, बस मुझे घर ले चलो, वहां जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे नहीं जाना है, कुछ दिन यहीं रहना चाहिए। भैया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बोले, नहीं, तुम मेरे साथ चलो और जाकर पैकिंग कर लो। भाभी बहुत दुखी मन से जाने को तैयार हो गई। जाने से पहले मैंने राघव का कमरा संभाल लिया। जाकर कहा कि आज मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी पत्नी बन सकूं और फिर से यहाँ रहने आ सकूं। राघव मेरी तरफ देखता रहा। रास्ते भर भाई भाभी को बातें बताता रहा। उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने दिया। तुमने शायद उसका ख्याल भी नहीं रखा। देखो, उसकी हालत कितनी खराब हो गई है। मैं उसके घर गया तो देखा कि माँ और पिताजी मेरे बारे में चिंतित थे। मुझे पता था कि जब मैं दुखी रहता हूँ तो पूरा घर चिंतित हो जाता है। पिताजी ने कहा, उन्होंने मुझे गले लगाया और प्यार किया और कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा, मैं भाभी के भाई राघव से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरे मुंह पर साफ मना कर दिया। अब तुम सब मिलकर उसे समझाओ ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, घर की बात घर तक ही रहेगी। जिस तरह से हमने वंदना को अपनी बेटी की तरह रखा है, उसी तरह से वंदना के मम्मी पापा भी हमारी रजनी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। भाभी बहुत परेशान हो गई और बोली, मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन राघव की सगाई हो चुकी है और उसने अपनी पसंद की लड़की से सगाई कर ली है। कल मम्मी पापा बात पक्की है। मेरी माँ चौंक गई और बोली, वंदना, लोगों की शादियां भी टूट जाती है, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता? भाभी बोली, नहीं माँ, मैं अपनी सगाई नहीं तोड़ सकती। वह रुचि से बहुत प्यार करता है। वो गुस्से में उठकर चली गई। अब हमारे घर में हर समय यही बहस चलती रहती थी। माँ ने भाभी से यहाँ तक कह दिया कि अब अगर राघव मेरी पत्नी से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो अपनी माँ को फोन पर बुलाती रही पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन मैंने घर पर धमकी दे दी कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस दिन भैया ने भाभी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था और कहा था, अब तुम ये करोगी। तुम घर में तभी आ सकती हो जब राघव रजनी से शादी करने के लिए राजी हो जाए। भाभी को हमें छोड़े हुए अभी 1 महीना ही बीता था और हमें खबर मिली कि राघव ने रुचि से शादी कर ली है। अब हमारे घर में तूफान आ गया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। माँ भैया से कहने लगी कि तुम्हें वंदना को तलाक देकर उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किसी की बेटी को विदा करने पर कैसा लगता है। लेकिन भैया ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने भी प्रेम विवाह किया था और वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। जब से माँ को राघव की शादी के बारे में पता चला, वो पागल हो गई। उसने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। मेरी माँ कई रिश्तों को सिरे से नकार देती थी।
3 महीने की तलाश के बाद आखिरकार मेरे माँ बाप को मेरे लिए रजत का रिश्ता पसंद आ गया। इन 3 महीनों में राघव के प्यार का भूत भी मेरे सिर से उतर गया। रजत की फोटो देखी तो मुझे वह बहुत पसंद आया। वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। माँ ने बताया कि ये लोग बहुत अमीर हैं और समाज में इनका बहुत रुतबा है। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी भाई। उसने अपनी माँ से कहा कि वह वंदना को घर लाना चाहता है। माँ ने कहा कि एक बार रजनी इस घर से चली जाए तो उसे जो करना है कर लेना, वरना रजनी वंदना को देखकर मेरी बेटी के जख्मों की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर देगी। मेरे भाई ने माँ की बातों के आगे सिर झुका लिया था कि वो फिर से हैरान न हो जाए। मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई क्योंकि यह हमारे परिवार की आखिरी शादी थी, इसलिए इसे बहुत धूमधाम से करना था। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ गया। अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बैठा देख मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब विदाई का समय आया तो पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है। अब तुम्हारी अर्थी उस घर से निकलनी चाहिए। मुझे पापा पर भरोसा था। मुझे भरोसा था कि वे मेरा घर बसाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। ससुराल में कुछ रस्में थीं और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं दहेज में मिले पलंग पर जाकर बैठ गई। जब पति रजत कमरे में आए तो मैं शर्मा गई और मैंने अपनी आंखें छिपा लीं। लेकिन रजत ने न तो मेरी तारीफ की और न ही मेरी तरफ देखा। रजत ने बस इतना कहा, रजनी, अपनी माँ की हर बात मानो। कुछ देर बाद मेरी सास भी कमरे में आ गई। आते ही मेरी सास ने ये आदेश जारी किया कि तुम अपने बिस्तर से नीचे उतर जाओ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रजनी, तुम सुन नहीं रही हो? फिर मैं जल्दी से अपना भारी लहंगा संभालते हुए खड़ी हो गई। मेरी सास ने नौकरों से कहा कि ये बिस्तर हटा दो और मेरे लिए खुद फर्श ले आओ। पर उन्होंने एक चादर बिछा दी और कहा, आज रात तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे सास की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर रजत के बारे में सोचते हुए मैं प्यार में चुप हो गई। एक बड़ी लड़की फर्श पर चादर बिछाकर कैसे लेट सकती है? सास के जाने के बाद मैंने रजत से शिकायत की। कहा, फर्श पर लेटने की आदत नहीं है। रजत ने गुस्से में कहा। रजनी बोली, मुझे ज्यादा शिकायत करने वाली औरतें पसंद नहीं हैं। मैं चुपचाप जमीन पर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरी सास एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू, अपने सोने के गहने भी दे दो। मैंने जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए। फिर मेरी सांस फूल गई और मैंने एक बार फिर चादर ओढ़ ली। मैं बैठ गई, लेकिन जैसे ही चादर पर लेटी मुझे नींद आने लगी। बेबस होकर एक तरफ गिर गई। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, इसलिए मैंने इधर उधर देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने चादर पर देखा, मेरे पैरों के नीचे से कुछ चौंका ऐसा महसूस हुआ कि जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां एक पत्र पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से पत्र खोला और उस पर लिखा था, रजनी, ये पत्र पढ़कर तुम बहुत दुखी होने वाली हो। मुझे पता है कि तुम मरीज को मात दोगी। तुम समझ नहीं पाओगी कि तुम्हारा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं तुमसे अपना सिर नहीं छुपाना चाहता था। मैं रजत नहीं हूँ। मैंने रजत का रूप धारण किया था। मैं डाकू हूँ, और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई है, वो माँ नहीं है। हम सब एक गिरोह का हिस्सा है। तुम जितने मासूम निकले थे, अब मासूम बनकर अपना ख्याल रखना। ये पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर आने लगा। मैंने पूरे कमरे की तरफ देखा। जिस चादर पर मैं सोया था, उसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से अपने पापा को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढने लगा, लेकिन मेरा मोबाइल भी लुटेरों ने छीन लिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी मेरी आंखों के सामने वंदना भाभी का चेहरा घूमने लगा और वो मुझसे पूछ रही थी, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, इज्जत तो दी, पर मेरे साथ क्या किया? क्या सोचा? जो बेवजह दर्द सहता है, उसका दर्द व्यर्थ नहीं जाता। मैं जमीन पर बैठकर कई घंटे रोती रही। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई। बाहर आए तो टैक्सी मिली। डरी हुई थी, और जब घर पहुंची तो घरवालों में कोहराम मच गया।
पिताजी ने मुझे डांटा और रजनी से पूछा, बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने पिताजी को सारी कहानी बता दी। माँ अपना सिर पीट रही थी। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, भाभी को घर ले आओ। मैंने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, ये उसी की सजा है। मेरी जीत पर भाई ने मुझे गले लगाया और सांत्वना दी। भैया शाम तक भाभी को घर ले आए। मैंने भाभी को बताया और हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे माफी मांगी। माँ ने भी भाभी से माफी मांगी। भाभी ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम मेरी बहनें हो, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, चिंता मत करो, मालिक राघव के घर सब ठीक कर देंगे। लेकिन बेटी पैदा हुई। सभी बहुत खुश थे। राघव और उसकी पत्नी की जोड़ी पूरे परिवार के लिए एक मिसाल थी। मेरे दिल में एक गहरी उदासी छा गई। काश राघव ने मुझे गोद ले लिया होता तो मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उन्हीं दिनों भाभी की एक सहेली मेरे लिए अपने इकलौते भाई का रिश्ता लेकर आई थी। मेरे माता पिता को रिश्ता पसंद आ गया था तो मैंने भी सिर झुका लिया था, लेकिन इस बार मैंने अपने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाल रखी थी। धीरे धीरे विदाई का दिन भी आ गया था। मैं रवि की दुल्हन हूँ। जब मैं बैठी थी तो रवि ने मेरा उठाया और मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे ये बात साफ होती गई कि रवि बहुत अच्छा इंसान है और एक अच्छा पति भी है। मैं अपने सारे गम भूल गई। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यही सीख ली है कि इंसान किसी चीज में अच्छा हो या ना हो, बस उसे इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान किसी भी इंसान पर हुए अत्याचार और किसी के साथ की गई अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।